नमस्कार दोस्तों, मैं रिपीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदाश्रम चैनल की इस वीडियो में। इससे पहले हम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित 50 प्रश्न कर चुके हैं और आज हम प्रश्न नंबर 51 से 100 तक करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जालोर शाखा एवं त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण की मूर्ति और मलेच्छों का नाशक क्यों कहा गया है? वैष्णव धर्म के प्रति आस्था, अरब आक्रमणकारियों को पराजित करना, राष्ट्रकूटों पर विजय या नारायण मंदिर का निर्माण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब आक्रमणकारियों को पराजित करना, ऑप्शन बी। देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति जो थी उसके अनुसार जब अरबों ने, मलेच्छों ने सिंध से आगे बढ़कर भारत पर आक्रमण किया तब नागभट्ट प्रथम ने उन्हें पराजित किया। इसी रक्षात्मक सफलता के कारण उनको नारायण का अवतार कहा गया, जिसने दुष्टों का नाश किया। उसके अलावा जो धार्मिक और निर्माण गतिविधियां हैं उनसे संबंधित हो सकते हैं, परंतु प्रशस्ति में जो उपाधियां उक्त हैं वो सैन्य विजय के संदर्भ में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। कथन कारण। नागभट्ट प्रथम का नागावलोक के नाम से संबोधित किया जाता था। उनके दरबार में अनेक प्रतापी वंशों के शासक सामंत के रूप में उपस्थित रहते थे, जिसे नागावलोक दरबार कहा गया है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है, क्योंकि जो नागभट्ट प्रथम है उनकी धाक इतनी थी कि चाहमान, चंदेल और कलचुरी वंश जो थे वो उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उनके नागावलोक नाम के कारण ही उनका जो दरबार था उसको नागावलोक दरबार कहा जाता था। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? उज्जैन, मेड़ता, भीनमाल या जाबालीपुर? देखिए, जो नागभट्ट थे उन्होंने जो अपनी राजधानी है वो मेड़ता में स्थानांतरित की थी। पहले इनकी राजधानी मंडोर थी और मंडोर के बाद इन्होंने मेड़ता, जिसको उस समय मेडंतकपुर कहा जाता था, उसको राजधानी स्थापित की थी, जो मंडोर से लगभग 7 मील दूर स्थित थी। अगला प्रश्न, अल बिलादुरी के अनुसार अरब किस क्षेत्र को जीतने में असफल रहे? सिंध और मुल्तान, कच्छ और सौराष्ट्र, उज्जैन, बेलमेन और मारवाड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन। देखिए, जो अल बिलादुरी थे उनके अनुसार अरबों ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, लेकिन वो उज्जैन के ऊपर अधिकार नहीं कर सके क्योंकि वहां पर नागभट्ट प्रथम थे। ये उनकी सामरिक कुशलता का प्रमाण था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ग्वालियर प्रशस्ति जो थी वो नागभट्ट द्वारा मलेच्छों के विनाश को बताती है। हासोत प्रशस्ति जो है वो भर्तृवृद्ध का उल्लेख है। संजन ताम्रपत्र हिरण्यगर्भ यज्ञ, हरिवंश पुराण, अवंती भूपति। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, जो हसोत ताम्रपत्र है वो नागभट्ट के सामंत भर्तृवृद्ध की पुष्टि करता है, जबकि जो संजन ताम्रपत्र है वो राष्ट्रकूट प्रतिहारों के संबंधों पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न, हसोत ताम्रपत्र के अनुसार नागभट्ट का चाहमान सामंत कौन था? गुहक प्रथम, भर्तृवृद्ध, दुर्लभराज या सिंहराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भर्तृवृद्ध। बड़ौच के हसोत जिले में जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो चाहमान राजा थे भर्तृवृद्ध, वो नागावलोक नागभट्ट प्रथम का सामंत था। अगला प्रश्न, इसमें कथन और कारण नहीं दिए, चलिए इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। संजन ताम्रपत्र में नागभट्ट के बारे में क्या उल्लेख है? अरबों पर विजय, यज्ञ में प्रतिहार बनना, राष्ट्रकूटों को हराना या कन्नौज पर अधिकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यज्ञ में प्रतिहार बनना। जो संजन ताम्रपत्र है उसके अनुसार राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, जिसमें गुजरराज मतलब नागभट्ट और प्रतिहार जो द्वारपाल है उनकी प्रतीकात्मक सेवा थी। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम के बाद शासक कौन बना? वत्सराज, देवराज, कुखुत या नागभट्ट द्वितीय? देखिए, जो नागभट्ट थे उनके कोई पुत्र नहीं था, उस कारण उनके जो भतीजे थे कक्कुस्त या कक्कुब वो शासक बने थे और वो देवराज के बड़े भाई थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60, मिलान करना है। देखिए, नागावलोक जो थे वो
नागभट्ट का प्रसिद्ध नाम था। नाहड़ जो था वो उनका स्थानीय नाम था। नारायण जो थे वो ईश्वरीय प्रतीक के कारण थे, और जो मलेच्छ थे वो अरब आक्रमणकारियों को उस समय कहते थे। इस तरह ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ये याद रखना कि नागभट्ट प्रथम जो थे उनको स्थानीय साहित्य में नाहड़ कहा गया है, और उनके दरबार की जो प्रसिद्धि थी वो नागावलोक के रूप में भी थी। अगला प्रश्न, कथन है नागभट्ट प्रथम ने भड़ोच भृगु कच्छ पर भी अधिकार कर लिया था। भड़ोच के चाहमान शासक उनके अधीन थे। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। जो भर्तृव्रत का हसोत ताम्रपत्र है उससे यह सिद्ध होता है कि जो भड़ोच के क्षेत्र में नागभट्ट का प्रभाव था, और ये उनके दक्षिणी विस्तार को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हरिवंश पुराण के अनुसार नागभट्ट की शक्ति का केंद्र क्या था? कन्नौज, अवंती, मुंगेर या दिल्ली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवंती। देखिए, जिनसेन रचित जो हरिवंश पुराण है उसमें प्रतिहारों को अवंती भूपत कहा गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि नागभट्ट प्रथम के समय उज्जैन ही उनका मुख्य शक्ति का केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न, अल बिलादुरी के अनुसार नागभट्ट का योगदान क्या था? मारवाड़ तक सीमित, राज्य नष्ट हुआ, उज्जैन की रक्षा, या उन्होंने संधि की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन की रक्षा, ऑप्शन सी। जो अल बिलादुरी है वो स्वीकार करते हैं कि अरबों की विजय यात्रा को उज्जैन के द्वार पर रुकना पड़ा, जो नागभट्ट की सैन्य शक्ति का परिणाम था। अगला प्रश्न, नागभट्ट को राम का प्रतिहार क्यों कहा गया? देखिए, जो राम का प्रतिहार है नागभट्ट को, वो ग्वालियर परिस्थिति में कहा गया है। राम के भक्त, लक्ष्मण से संबंध, नया संप्रदाय या अयोध्या निवासी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण से संबंध। जो प्रतिहार है उन्होंने अपनी उत्पत्ति भगवान लक्ष्मण से मानी है, जिन्होंने वनवास के दौरान भगवान राम के प्रतिहार का अर्थ होता है रक्षक की भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्होंने अपने आप को प्रतिहार कहा है। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम का मुख्य योगदान क्या था? सामंतवाद का अंत, अरबों का प्रतिरोध, दक्षिण भारत एकीकरण या बौद्ध पुनरुत्थान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबों का प्रतिरोध। देखिए, नागभट्ट प्रथम जो थे उनका सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने अरबों को रोका था और उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव भी डाली थी। अगला प्रश्न, वत्सराज की उपाधि रणहस्तिन का अर्थ क्या है? हाथी सेना का प्रमुख, युद्ध में साहसी, हाथी व्यापार या हाथी दानकर्ता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युद्ध में साहसी। वत्सराज जो थे वो उनकी सैन्य आक्रामकता और वीरता के कारण रणहस्तिन मतलब युद्ध का हाथी कहे गए हैं। अगला प्रश्न, कुवलय माला की रचना कहाँ हुई? उज्जैन, भीनमाल, जाबालीपुर या मंडोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाबालीपुर, जिसको इस समय हम जालोर के नाम से जानते हैं। ये वत्सराज का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, जहां पर कुवलय माला की रचना हुई थी। अगला प्रश्न, जो कुवलय माला है उसके रचयिता उद्योतन सूरी थे, ये भी याद रखना, और इसकी रचना 778 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, वत्सराज ने किस जाति को पराजित किया? चावड़ा, भंडी, भट्टी या गुहिल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भंडी। जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसके अनुसार वत्सराज ने भंडी जाति को पराजित करके उनके साम्राज्य के गौरवशाली प्रतीकों को हस्तगत कर लिया था। अगला प्रश्न, वत्सराज की नीति का प्रभाव क्या था? पतन शुरू, सर्वोच्च शक्ति बने, अरब आक्रमण या राष्ट्रकूट विजय? देखिए, जो वत्सराज की सैन्य शक्ति की नीति है उसका 8वीं शताब्दी में जो प्रभाव था वो था सर्वोच्च शक्ति बने, ऑप्शन बी। वत्सराज जो थे वो अपनी आक्रामक नीति से कंजौन और बंगाल तक प्रभाव स्थापित कर चुके थे, जिससे जो प्रतिहार थे उनका कद अखिल भारतीय हो गया था, वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए थे। अगला प्रश्न, वत्सराज की सहायता किसने की? गुवक, दुर्लभराज, विग्रहराज या चंद्रराज? तो देखिए, जो पृथ्वीराज विजय है जयानक ने लिखी है उसके अनुसार दुर्लभराज जो थे उन्होंने वत्सराज की अधीनता में गोड बंगाल तक अभियान किया था। तो उन्होंने किसकी सहायता की थी? ऑप्शन बी, दुर्लभराज की, क्योंकि दुर्लभराज ने वत्सराज के अधीनता में ही शासन किया था। अगला प्रश्न, ओसिया मंदिर किसके काल का है? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज या नागभट्ट द्वितीय? इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्सराज, ऑप्शन बी। जो ओसिया के मंदिर का निर्माण है वो वत्सराज का काल है,
और जो वत्सराज का काल है उसको स्वर्ण युग माना जाता है उस समय का, क्योंकि उन्होंने जो स्थापत्य कला थी उसको संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न, वत्सराज ने किसे पराजित किया? चक्रायुध, इंद्रायुध, धर्मपाल या वत्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रायुध। जो वत्सराज थे उन्होंने कन्नौज के शासक को पराजित किया था जिसका नाम था इंद्रायुध। अगला प्रश्न देखिए, वत्सराज को क्षत्रिय पुंगव क्यों कहा गया? दानशीलता, सैन्य विजय, भूमिदान या संधि? तो उनको जो क्षत्रिय पुंगव है वो ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है, जो उनकी सैन्य विजयों और पौराणिक क्षत्रिय परंपराओं के कारण कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन्य विजय। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम, रज्जिल, वत्सराज या देवराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वत्सराज को माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो वत्सराज को माना जाता है। इन्होंने कन्नौज और बंगाल के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा था। उसके अलावा अगर जो नींव रखने वाले थे वो देखे जाएं तो वो नागभट्ट प्रथम थे। अगला प्रश्न, वत्सराज ने किसे हराया? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महीपाल? तो वत्सराज जो थे उन्होंने बंगाल के शासक को हराया था। जो बंगाल के शासक थे वो थे उस समय धर्मपाल। अगला प्रश्न, वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन था? नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, रामभद्र या महेंद्रपाल? देखिए, तो वत्सराज जो थे उनका उत्तराधिकारी जो था वो था नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन ए। इन्होंने कन्नौज के जो साम्राज्य था उसको स्थायी राजधानी बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। अगला प्रश्न, जोधपुर और ओसिया के लेखों के अनुसार वत्सराज ने जैसलमेर क्षेत्र के किस वंश को हराया? चावड़ा, भट्टी, परमार या सोलंकी? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्टी। लेखों में जो वत्सराज है उनके द्वारा भट्टी वंश जो जैसलमेर का था उनके विरुद्ध विजयों को स्पष्ट उल्लेख है। अगला प्रश्न, वत्सराज के शासनकाल के अंत में उनके साम्राज्य को किस दक्षिण भारतीय शक्ति से कड़ी चुनौती मिली? पल्लव, चोल, ध्रुव या पांड्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव। जब वत्सराज ने उत्तर भारत के स्वामी बन रहे थे उस समय राष्ट्रकूट राजा जो थे ध्रुव, उन्होंने उन पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया। अगला प्रश्न, वत्सराज के काल में साहित्य और संस्कृति के विकास का प्रमाण क्या है? मंदिर निर्माण, ग्रंथ रचना, नालंदा संरक्षण या विदेशी वृत्तांत? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रंथों की रचना, ऑप्शन बी। उद्योधन सूरी और जिनसेन जैसे जो विद्वान थे उन्होंने वत्सराज के संरक्षण में ही अपनी कृतियां की थी, अपनी रचनाएं की थी। अगला प्रश्न, वत्सराज द्वारा धर्मपाल पर विजय का उल्लेख कहाँ है? ग्वालियर, राधनपुर, बुचकला या जोधपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधनपुर शिलालेख में। जो राधनपुर अभिलेख है वो 808 ईस्वी का है। इसमें वत्सराज की पाल नरेश धर्मपाल पर विजय का विस्तृत उल्लेख है। अगला प्रश्न, त्रिकोणात्मक संघर्ष का मूल कारण उत्तर भारत के किस नगर पर आधिपत्य स्थापित करना था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या प्रयागराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज या कन्याकुब्ज। जो हर्ष थे उनके पश्चात कन्नौज राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गया था। जिस वंश पर कन्नौज का अधिकार होता था, जिस वंश का कन्नौज पर अधिकार होता था उससे ही उत्तर भारत का स्वामी माना जाता था। अगला प्रश्न, त्रिकोणात्मक संघर्ष के प्रथम चरण में किन तीन शक्तियों के मध्य युद्ध हुआ? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, प्रतिहार चाहमान और कलजोरी, पाल चोल और राष्ट्रकूट, प्रतिहार गुहिल और पाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इसमें जो गुर्जर प्रतिहार है वो और बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट शामिल थे। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर उसे अपना अधीनस्थ बनाया, ये सही है। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर राजपूताना के मरुस्थल में शरण लेने को विवश किया, ये भी सत्य है। वत्सराज की पराजय के उपरांत धर्मपाल ने कन्नौज पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, ये भी सत्य है। इस तरह से तीनों ऑप्शन सत्य है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी। अगला प्रश्न, वर्णी डिंडोरी राधनपुर अभिलेखों के अनुसार वत्सराज की हार का मुख्य परिणाम क्या था?
उनका साम्राज्य राष्ट्रकूटों में मिल गया। उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई और उन्हें मरुस्थल के दुर्गम क्षेत्रों में भागना पड़ा। उन्होंने ध्रुव से संधि कर ली। उन्होंने धर्मपाल को अपना सामंत बना लिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई और उन्होंने मरुस्थल के दुर्गम क्षेत्रों में भागना पड़ा। देखिए, वणी और ढिंडोरी और राधनपुर, वणी ढिंडोरी और राधनपुर के जो अभिलेख हैं उनसे हमको ये पता चलता है कि जो ध्रुव थे उन्होंने वत्सराज को इतना बुरी तरह हराया कि उन्हें मरुस्थल की ओर पलायन करना पड़ा। अगला प्रश्न, त्रिकोणात्मक संघर्ष के प्रथम चरण में वत्सराज और धर्मपाल के मध्य युद्ध किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? नर्मदा घाटी, गंगा यमुना दोआब, अरावली पर्वतमाला या थार का मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा यमुना दोआब। जो दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध था वो गंगा और यमुना नदियों के मध्य का जो क्षेत्र था उसमें हुआ था, और दो नदियों के क्षेत्र के बीच के स्थान को हम दोआब कहते हैं। अगला प्रश्न, घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वत्सराज द्वारा भंडी जाति की पराजय, वत्सराज द्वारा कन्नौज के इंद्रायुध पर विजय, वत्सराज द्वारा पाल धर्मपाल की विजय, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का उत्तर भारत पर आक्रमण और वत्सराज की पराजय। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले है वो आएगा वत्सराज द्वारा भंडी जाति की पराजय, दूसरा आएगा वत्सराज द्वारा कन्नौज के इंद्रायुध पर विजय, तीसरा वत्सराज द्वारा पाल नरेश धर्मपाल की पराजय, और चौथा राष्ट्रकूट राजा ध्रुव द्वारा उत्तर भारत पर आक्रमण कर वत्सराज की पराजय। तो इसमें 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राधनपुर अभिलेख में वर्णित मदान्ध वत्सराज द्वारा गौड़ देश की लक्ष्मी छीनने का उल्लेख किस युद्ध की ओर संकेत करता है? त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण, अरबों के विरुद्ध युद्ध, चाहमानों के विरुद्ध युद्ध या राष्ट्रकूटों के विरुद्ध युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण। देखिए, जो गौड़ देश है उसका तात्पर्य बंगाल से है। गौड़ का मतलब क्या है? बंगाल। और यह वत्सराज तथा पाल नरेश धर्मपाल के मध्य हुए संघर्ष को दर्शाता है। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान दो श्वेत छत्रों का छीना जाना क्या दर्शाता है? केवल धन प्राप्ति, राजकीय संप्रभुता और सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक, धार्मिक विजय या वैवाहिक संबंध की समाप्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकीय संप्रभुता और सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक। जो श्वेत छत्र थे वो मध्यकालीन राजनीतिक में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट होने का प्रतीक थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वारा उत्तर भारत पर आक्रमण का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या था? पालों को नष्ट करना, प्रतिहारों और पालों की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित कर उत्तर भारत में अपना प्रभाव जमाना, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाना या अरबों को भारत से बाहर निकालना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिहारों और पालों की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित कर उत्तर भारत में अपना प्रभाव जमाना। जो ध्रुव थे वो एक महत्वाकांक्षी शासक था जो उत्तर भारत की राजनीति में राष्ट्रकूटों की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुव ने मरुस्थल के दुर्गम मार्ग में प्रवेश करने के लिए मदान्ध वत्सराज को विवश किया। यह तथ्य किन स्रोतों से पुष्ट होता है? ग्वालियर प्रशस्ति, राधनपुर और वणी ढिंडोरी ताम्रपत्र, कुवलयमाला या हर्षचरित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधनपुर और वणी ढिंडोरी ताम्रपत्र। ये जो अभिलेख है वो ध्रुव की वत्सराज पर निर्णायक विजय की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ौदा दानपत्र के अनुसार वत्सराज ने गौड़ नरेश की राजलक्ष्मी छीनी थी, सही है। राधनपुर अभिलेख के अनुसार वत्सराज को मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी, ये भी सही है। वत्सराज ने ध्रुव को पराजित किया, ये गलत हो जाएगा। देखिए, वास्तव में जो ध्रुव थे उन्होंने वत्सराज को पराजित किया था, ना कि वत्सराज ने ध्रुव को पराजित किया था। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। वत्सराज की पराजय के पश्चात कन्नौज की राजनीति में क्या परिवर्तन आया? इंद्रायुध पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। धर्मपाल ने कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित कर चक्रायुध को शासक बनाया। ध्रुव ने कन्नौज पर शासन किया। नागभट्ट प्रथम ने पुनः सत्ता संभाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित कर चक्रायुध को शासक बनाया। देखिए, वत्सराज जो थे वो कमजोर होते ही धर्मपाल ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया था और अपने जो पिट्टू शासक थे चक्रायुध उनको गद्दी पर बिठाया। अगला प्रश्न, प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? नागभट्ट प्रथम, ककुस्थ, देवराज, वत्सराज। ये क्रम ही है, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 और 4। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी सही है? त्रिकोणात्मक संघर्ष का आरंभ वत्सराज ने किया। वत्सराज शिव और जैन धर्म दोनों के प्रति उदार थे। वत्सराज ने कभी बंगाल पर आक्रमण नहीं किया। देखिए, इसमें जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वत्सराज ने बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया था। इस तरह इसमें केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक घटनाओं का सही क्रम चुनिए। नागभट्ट प्रथम का उज्जैन में शासन, वत्सराज द्वारा भंडी जाति का दमन, वत्सराज और धर्मपाल के बीच दोआब का युद्ध, ध्रुव द्वारा वत्सराज की पराजय। इसी में जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें ये सीधे ही है 1 2 3 4। सबसे पहले नागभट्ट प्रथम का उज्जैन में शासन हुआ, फिर वत्सराज ने भंडी जाति का दमन किया, फिर वत्सराज और धर्मपाल के बीच दोआब का युद्ध हुआ और ध्रुव द्वारा वत्सराज की पराजय हुई। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम की रक्षात्मक स्थिरता और वत्सराज के साम्राज्यवादी विस्तार के मध्य सेतु का कार्य किसने किया? कक्कुस्त और देवराज का शासनकाल, मिहिर भोज का शासनकाल, अरबों के साथ संधि या राष्ट्रकूटों का उत्तर भारत से गमन। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्कुस्त और देवराज का शासनकाल, ऑप्शन ए। जो नागभट्ट की रक्षात्मक नीति थी उसके बाद में कक्कुस्त और देवराज के काल में राज्य ने आंतरिक सुदृढ़ता प्राप्त की थी, जिसके आधार पर वत्सराज ने आक्रामक नीतियां अपनाई थी। अगला प्रश्न, प्रतिहारों की जालोर शाखा के संदर्भ में अवनी भूपत और नारायण का अवतार जैसी उपाधियां क्या संकेत देती है? सत्ता को देवीय और क्षेत्रीय संप्रभुता के रूप में स्थापित करना, केवल धार्मिक आस्था का प्रचार, राष्ट्रकूटों के सामंत होना या कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्ता को देवीय और क्षेत्रीय संप्रभुता के रूप में स्थापित करना। ये जो उपाधियां हैं वो उनकी राजनीतिक उच्चता और रक्षक के रूप में उनकी ऐतिहासिक भूमिका जो अरबों के विरुद्ध था उसको वैधता प्रदान करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागभट्ट प्रथम ने भड़ोच के चाहमान को अधीनस्थ बनाया। वत्सराज ने पाल और राष्ट्रकूट दोनों से संघर्ष किया। संजन ताम्रपत्र अमोघ वर्ष प्रथम का है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 2 3। अगला प्रश्न, भौगोलिक दृष्टि से 8वीं शताब्दी के अंत तक गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव क्षेत्र कहां तक विस्तृत था? केवल पश्चिमी राजस्थान, सिंध से लेकर बंगाल की सीमाओं तक, केवल उज्जैन क्षेत्र या संपूर्ण दक्षिण भारत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध से लेकर बंगाल की सीमाओं तक। जो नागभट्ट प्रथम थे उन्होंने पश्चिम में अरबों को रोका था और वत्सराज ने पूर्व में धर्मपाल को हराया था, जिससे हमको उनके सैन्य प्रभाव और उत्तर भारत में एक विशाल भूभाग होने का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार इतिहास में नागभट्ट प्रथम और वत्सराज के कालखंड का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? मुस्लिम सत्ता की स्थापना, क्षेत्रीय शक्ति का अखिल भारतीय साम्राज्य में रूपांतरण, कला और साहित्य का विनाश या कन्नौज का पतन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्रीय शक्ति का अखिल भारतीय साम्राज्य में रूपांतरण। ये जो कालखंड था वो प्रतिहारों के उस गौरवशाली मार्ग का निर्माण करता है जिसमें उन्हें आगामी सदियों तक उत्तर भारत का राजनीतिक ध्रुव बनाए रखा। इस तरह हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित। अगली क्लास में हम 101 से शुरू करेंगे 150 तक। धन्यवाद।